नमस्ते। हमारी खास बातचीत में आपका स्वागत। इस समय जब कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जो वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें कई तरीके के निर्णय लिए गए, उस निर्णय में जो सबसे अहम निर्णय माना जा रहा है, तो तमाम सारी चीजों को लेकर के बातचीत होनी थी, तमाम सारी क्लैरिटीज आई, लेकिन जो सबसे अहम निर्णय माना जा रहा है वो इंडिया गठबंधन के बतौर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति का। दरअसल ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बने हैं, उससे कांग्रेस पार्टी सहित जो इंडिया गठबंधन है उसको पूरे देश में बहुत एक सकारात्मक उससे सहमति मिलेगी, एक सकारात्मक साथ मिलेगा। क्योंकि जातिगत समीकरण के हिसाब से भी अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस वजह से भी शायद ये चर्चा ज्यादा हो रही है और इस खबर को भी ज्यादा अहमियत मिल रही है। आज ये खबर कितनी बड़ी है, कितना अहम है मल्लिकार्जुन खड़गे का इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष होना और इसका क्या कुछ असर होगा सियासत पर और लोकसभा के चुनाव पर जो अब सामने आकर के बिल्कुल खड़े हो गए हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे साथ अखिल स्वामी सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर सीधे एक लाइन की चीज, मल्लिकार्जुन खड़गे अब इंडिया के अध्यक्ष हो गए हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो है ही, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। देखिए सारे राजनेताओं के जीवन की आप पूरी अध्ययन कर लें, सबसे ज्यादा लोगों को 99% लोगों को मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जीवन के बारे में नहीं पता है। जितना संघर्षमय जीवन उन्होंने बिताया है, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि वहां पे रजाकारों ने उनके घर में उनकी मां और बहन को जिंदा जला दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे के पिता वहां से भाग के दूसरे जिले में गए, वहां उन्होंने फैक्ट्री में नौकरी की और मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ज्यादा गरीबी में पले और उसके बाद उन्होंने वकालत की और अच्छा जीवन यापन अपना शुरू किया। उनके जीवन में कई बार ऐसा मौका आया जब वो मुख्यमंत्री बन सकते थे कर्नाटका के, 8-9 बार वो इलेक्शन जीते, लेकिन किसी वजह से कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस के साथ उस प्रकार का घात नहीं किया जैसे बहुत सारे नेताओं ने कर दिया, मौका देख के कर दिया। दूसरी बात यह है कि वो केवल, अब उनकी जात की बात मैं नहीं करूंगा, मैं उनकी जो तपस्या की पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसी है। जैसे भीमराव अंबेडकर साहब कहते थे कि क्लास के बाहर बिठाया जाता था, उनको क्लास के अंदर नहीं बिठाया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, मल्लिकार्जुन खड़गे की चाय पीने और पानी पीने से लोग इनकार करते थे। ये इस प्रकार के लोगों के प्रति मेरा श्रद्धा भाव बढ़ता है जिन्होंने अपने जीवन में तिरस्कार को झेला है। हमने तो नहीं झेला, मुझे तो नहीं पता कैसे होता है तिरस्कार, लेकिन जिसने झेला है उसके बावजूद सीना तान के खड़ा रहा और अपने जीवन के उस जगह पे पहुंच गया जहां एक पूरे विपक्षी गठबंधन का वो चेयरमैन बन गया। ये मेरे ख्याल से प्रणाम करने योग्य बात है। दक्षिण के हैं तो दक्षिण को तो एक प्रकार से सील कर दिया कांग्रेस ने और अपोजिशन ने। पिछली बार कर्नाटका में 25-26 सीटें बीजेपी को मिली थी। अब वहां पे डीके शिवकुमार जैसे नेता हैं, सिद्धरमैया जैसे नेता हैं, जो विकलांगा लीडर हैं, जो कुरबा लीडर हैं, और अब खड़गे साहब, जेडीएस टूट गई है। तो वहां पे एक प्रकार से कर्नाटका के अंदर 25-26 सीटें अगर कम करते हैं ये लोग तीनों मिलकर, तो इतनी ही तो कम कर रही है। बाकी हिंदुस्तान में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, बिहार की, महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए आप, केवल कर्नाटका के कारण ही मोदी जी सत्ता में नहीं लौट पाएंगे। ये खड़गे साहब को अध्यक्ष बना के ये इंडिया अलायंस ने पक्का कर दिया है। खड़गे साहब से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं था। खड़गे साहब पे बीजेपी और एनडीए अलायंस अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके जीवन बेदाग जीवन है, बढ़िया जीवन है, जनता का सेवा का और समर्पण का जीवन है, संघर्ष का जीवन है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और ये मैसेज भी जा रहा है कि अगला देश का प्रधानमंत्री जो आज तक कभी 75 साल में नहीं हुआ, एक दलित प्रधानमंत्री भी हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है। ये ओबीसी क्लास को, माइनॉरिटी क्लास को, आदिवासियों को और दलितों को कि तुम्हारा नेता अब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। जो असली ओबीसी और दलितों का नेता है, वो फर्जी जो मैनिपुलेशन वाला ओबीसी और दलित नेता नहीं है। जी सर, एक चीज और है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, अभी तमाम सारे दल उसमें शामिल हुए, लेकिन टीएमसी फिर दूसरी बार ये देखा गया कि टीएमसी इस बैठक में सम्मिलित नहीं हुई। कहा यह जा रहा है भाई टीएमसी की तरफ से कि हमें बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है वो बताया जाता है, जानकारी मिली थी
और इस वजह से संभव नहीं था क्योंकि ममता बनर्जी के दूसरे कार्यक्रम लगे थे। जबकि जो मीडिया में खबर आ रही है वो ये है कि भाई टीएमसी और कांग्रेस का जो है वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, बातचीत नहीं बन पा रही, इस वजह से टीएमसी बैठक में शामिल नहीं हो पा रही है। तो कैसे समझा जाए इसको? देखिए रामप्रकाश जी, टीएमसी का कांग्रेस का गठबंधन वेस्ट बंगाल में होना भी नहीं चाहिए। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, होना भी नहीं चाहिए। वहां पे देखिए, वामपंथियों का साथ अगर आप छोड़ देंगे तो मुश्किल है, टीएमसी के साथ चले जाएंगे तो मुश्किल है। वामपंथी और टीएमसी के बीच में आपस में नहीं बन सकती। कांग्रेस के लिए बहुत आसान है, या टीएमसी से गठबंधन कर ले और वामपंथियों को छोड़ दे। लेकिन वामपंथियों का एक वोट बैंक है जो पिछली बार जस्ट बिकॉज वहां पे लोगों को लग रहा था कि बीजेपी जीत सकती है टीएमसी को हराने के लिए, वामपंथियों ने जनता बीजेपी को वोट दिया था। अगर एक गठबंधन दिखा के हो जाए, इसीलिए अधीर रंजन चौधरी भी ममता बनर्जी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। ममता बनर्जी भी अधीर रंजन के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर और केरला के अंदर 1-to-1 फाइट नहीं हो सकती। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर ये लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, 40% वोट मिलेगा टीएमसी को, 30% वोट मिलेगा लेफ्ट और कांग्रेस को, और 12% वोट मिलेगा बीजेपी को। लेकिन अगर ये लोग गठबंधन दिखा के बना लेंगे तो 40% वोट मिलेगा बीजेपी को और 50% वोट मिलेगा इस गठबंधन को, और बीजेपी 15-20 सीट जीत जाएगी। इसलिए स्ट्रेटेजिक अलायंस होने की आवश्यकता है। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस होने की आवश्यकता है कि ऐसा कैंडिडेट जो हारने वाला, जो थर्ड है, जो जानता है कि मैं टक्कर में नहीं हूं, टक्कर में या तो टीएमसी है बीजेपी से, या कांग्रेस है बीजेपी से, या वाम है बीएमसी, वहां पे वो बाकी दल जो है वो अपने ऐसे कैंडिडेट खड़ा करे कि वो बीजेपी के वोट काटे, वो इस गठबंधन के वोट ना काटे जो कि जीतना की संभावना है जिसकी। स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा, ओपन अलायंस न तो हितकारी है, न वेस्ट बंगाल की और केरला के अंदर होना चाहिए, बाकी प्रदेश में हो जाए बहुत अच्छी बात है। जी जी, ये सर कई सारी चीजें, कई सारे फ्रंट, ये लगातार जो इस पर चर्चा हो रही है, हालांकि मीडिया कुछ और चीजें दिखाने लग जाता है। इंडिया गठबंधन का मामला है सर, और इंडिया गठबंधन के जो तमाम सियासी दल हैं उनकी आपस में बातचीत होती है, बैठकें हो रही हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आता है कि इंडिया गठबंधन केवल बैठकें करता है, जमीन पर कोई काम नहीं करता है। इंडिया गठबंधन बैठकें करता है, काम करता है, नहीं करता है, इससे सर भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर कितना असर होगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों इस तरीके का बयान बार बार देते हैं? बहुत संक्षेप में फिर जरा हम उत्तर प्रदेश की सियासत पर आते हैं। अच्छा राम प्रकाश जी, ये बताइए, एनडीए की जो एक मीटिंग हुई थी, इसमें 38 लोग इन्होंने इकट्ठे रातों रात कर लिए थे। उसके पहले 9.5 साल में कितनी एनडीए की मीटिंग हुई थी, और उसके बाद एनडीए की कितनी मीटिंग हुई है? जो इंडिया गठबंधन के अंदर जो समस्याएं, उनको तो रोड गोदी मीडिया डिस्कस करता है। क्या वो बता सकता है महाराष्ट्र के अंदर एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है? क्या होना संभव है? शिंदे साहब जितनी सीटें मांग रहे हैं और जितने पवार साहब मांग रहे हैं और जितनी बीजेपी मांग रही है, उसके हिसाब से तो पार्लियामेंट की सीटें डबल करनी पड़ेंगी महाराष्ट्र में। बिहार के अंदर कौन लड़ेंगे, चाचा लड़ेंगे कि भतीजे लड़ेंगे, तय हो गया है क्या? उत्तर प्रदेश में संजय निषाद को कितनी सीटें मिलेंगी, अनुप्रिया को कितने मिलेंगी, तय हो गया है। राजगर साहब बेचारे आए थे अखिलेश यादव का साथ छोड़ के बीजेपी के, इतने महीने से बेचारे मिठाई खरीद के बैठे हुए हैं, मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। अरे जो आपके साथ आ गए उनको रोक लीजिए आप, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत अब ये जो आपकी न्याय यात्रा होगी राहुल गांधी की, आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। उसके बाद जब ये यूपी और बिहार के अंदर घुसेगी और तब तक ये 22 तारीख का भी इवेंट खत्म हो जाएगा, बहुत सारे बीजेपी के लोग और संजय निषाद और राजभर जैसे लोग भी हो सकता है इंडिया अलायंस में आ जाएं। जी सर, एक चीज, हालांकि अभी मैं यूपी की बात कर रहा था, लेकिन जरा राजस्थान की तरफ एक और चीज है जो खबर में है इस समय। कल शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक होती है लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की। तमाम जो बड़े उनके नेता हैं, मुख्यमंत्री सहित, वो सब उसमें मौजूद थे। केवल एक बड़ा चेहरा जो था गायब, वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि बहू की बीमारी के चलते वो सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन इसी मीडिया ने, जिस मीडिया की हम बात कर रहे थे, लगातार ये खबर दे रहे हैं कि नहीं, ये वो सीन जो है, जो नाराजगी शुरू हुई थी मुख्यमंत्री पर्ची का मुख्यमंत्री बनाए जाने से, वहां से वो लगातार जारी है। और वसुंधरा की जो दूरियां हैं, उनको, उसको सर कैसे समझा जाए? कितनी इंपॉर्टेंट है ये दूरियां भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, अगर हम देखें, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने खड़े हैं बिल्कुल। देखिए बहुत महंगा पड़ेगा,
राजस्थान के अंदर जो हरियाणा से लगता हुए सीटें हैं, जहां जाट बहुल्य हैं, वहां कांग्रेस अभी भी जीती है। वसुंधरा राजे का जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें ही बीजेपी जीती है। और एक और स्टेटमेंट आपने शायद सुना होगा, शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने ओपन मीटिंग में डिक्लेयर किया है कि हालांकि मेरी पार्टी की सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन जिस प्रकार से लाडली बहन योजना, बाकी कार्यक्रमों को रोक टोक लगाई जा रही है, जरूरत पड़ेगी तो मैं संघर्ष करूंगा आपके साथ। ये शिवराज सिंह चौहान के बेटे कह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की नाराजगी कितना, और सीटें कितनी कम करनी है मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए? 30। अरे अभी तो आपने शेरनी को घायल कर दिया है। शेर को घायल कर दीजिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, शेरनियों को घायल नहीं करना चाहिए। ये शेरनी जो है, अच्छा अनुभव है नहीं इन लोगों को, बीजेपी वालों को। शेरों का तो अनुभव है, पता नहीं गिदड़ों का है, किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन शेरनियों का इन्हें अनुभव नहीं, शादी वादी तो करते नहीं है। देखिए, नारी को जब तक सम्मान दोगे वो आपको सम्मान देगी, और जिस दिन उसे लगा कि नहीं आप उसको सम्मान नहीं दे रहे, वो ऐसा वार करेगी अच्छे अच्छे लोगों को छठी का दूध याद आ जाएगा। तो वसुंधरा राजे को शिवराज सिंह चौहान तो महिलाओं की चहेती हैं। मध्य प्रदेश के अंदर महिलाएं उनके कंधे में सिर रख के रो रही हैं। उन महिलाओं के आपने एक प्रकार के दिल पे चोट पहुंचाई है। और ये जो नारी का अपमान है, और जो 22 तारीख को हो रहा है, जिस प्रकार सनातन धर्म का और आस्थाओं पे प्रहार हो रहा है और शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, इसका सबका दंड इनको 2024 में भुगतना पड़ेगा। जी। 22 तारीख को सर, जिसका जिक्र आपने किया, 22 तारीख को जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को भुना करके और पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात हम जब करते हैं तो यूपी के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो अखिलेश यादव में काफी कुछ चीजें एक बदली हुई चीजें दिख रही हैं। एक तो जिस सॉफ्टनेस के साथ उन्होंने मायावती के लिए बात कही कि भाई वो बहुत बड़ी नेता है और मैं उन पर जो है केवल राजनीतिक टिप्पणियां करता हूं, पार्टी के बाकी लोगों को उन्होंने हिदायत दी कि भाई मायावती का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, पूरा सम्मान कीजिए। तो ये अचानक से एक तो सॉफ्टनेस जो उन्होंने दिखाई है, इसके क्या मायने निकाले जाएं। और दूसरा सर ये कि जिस तरीके से अगर गठबंधन की बात हो रही है आज, भाई अखिलेश यादव तो ऑलमोस्ट तय है कि इंडिया गठबंधन में है, अगर मायावती भी गठबंधन में आ जाती हैं तो क्या कुछ बदलेगा समीकरण? नहीं, गठबंधन हो गया है। ये अभी बाहर सूचनाएं नहीं आ रही हैं, लेकिन गठबंधन हो गया है। बीएसपी ऑलरेडी आ गई है, घोषणा होना बाकी है। बीएसपी, एसपी, आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। वेट केवल इस बात का हो रहा है संजय निषाद, ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल क्या आएंगे या नहीं आएंगे, और बीजेपी के कितने बड़े बड़े नेता टूटकर इंडिया अलायंस में आएंगे। केवल इस चीज का वेट हो रहा है, वो भी 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल पक्की है, उत्तर प्रदेश में 12-13% जो कमिटेड वोट हैं, जो ट्रांसफरेबल वोट हैं बहन जी के, और बहन जी का सम्मान भी होना बहुत आवश्यक है, और बहन जी द्वारा अपने बाकी जो दल हैं उनका सम्मान करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि देश एक निर्णायक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और जिससे एक भी चूक अगर हो गई फिर सब भुगतेंगे। अखिलेश यादव वाली जो बात थी सर, वो रह गई थोड़ी सी। अखिलेश यादव ने जो सॉफ्टनेस दिखाई है एकदम से, जो उसको, नहीं, वो तो उसके हो क्या गया ना। मायने निकाले जाएं, जब जिसके पीछे अरेंजमेंट हो तमाम गया है, सारे। जब सारी चीजें पक्की हो गई हैं कि बहन जी इतनी सीटें लड़ेंगी, अखिलेश इतने लड़ेंगे, आरएलडी की इतनी लड़ेगी, कांग्रेस, सब तय हो गया है, सब निर्णय हो चुका है, तो अब सॉफ्टनेस जी दिखानी ही पड़ेगी। और अगले सर, 2 महीने में और सॉफ्टनेस देखिएगा, सर फिर पैर गठबंधन में छूने की मायावती सर गठबंधन में मायावती और चंद्रशेखर रावण दोनों एक साथ क्या फिट इन हो पाएंगे? सब हो जाएंगे। देखिए, ये सब पोस्चरिंग थी, ये पोस्चरिंग होती है, ये आप देखिएगा, ये सब एडजस्ट होंगे, बल्कि बीजेपी के बहुत सारे लोग एडजस्ट होंगे। बीजेपी के जो नेता हैं आज के तारीख में, जो झंडा ले लेके चल रहे हैं अपनी गाड़ियों में और फैक्ट्रियों में और दुकानों में, ये भी इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद तिरंगा लगा के घूमेंगे और इंडिया अलायंस का झंडा लगा के घूमेंगे। क्योंकि देखिए, आज के तारीख में वास्तविकता में मोदी जी के अलावा कोई फोटो फ्रेम में नहीं आ सकता। आप 22 तारीख को भी देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ना प्रकाश जी, चलाइएगा, एक डिस्कशन करेंगे, केवल फोटो फ्रेम में मोदी जी होंगे। अब तो सुना है द्रौपदी मुर्मू जी को भी, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनको भी इनविटेशन दे दिया है, लेकिन उनसे कहलवा दिया जाएगा कि आप आइएगा मत, कह दीजिएगा मेरी तबीयत खराब है, जैसे उससे कह दिया है अपने कटियार साहब से। और उमा भारती को तो निमंत्रण ही नहीं भेजा है।
और कटियार साहब भी कह रहे हैं कि हाँ निमंत्रण आया है, लेकिन मैं जाऊंगा 25 के बाद, क्योंकि लोगों से कह दिया गया है 25 के बाद आइएगा, 25 के पहले मत आइएगा। और कटियार साहब और उमा भारती से ज्यादा किसी ने, उद्धव ठाकरे जिनके शिव सैनिकों ने जो गुंबद तोड़ा था वो शिव सैनिकों को तोड़ा था। वहां पे जब कहा गया इनसे अडवाणी जी से कि समझाइए लोगों को ऊपर, वो कह रहे हैं वो मराठी बोल रहे हैं, उनको मैं कैसे समझाऊं, वो वास्तविकता में शिवसैनिक थे, इसलिए वो मराठी बोल रहे थे। उनको ही नहीं बुलाया, उद्धव ठाकरे को ही नहीं बुलाया। तो यहाँ पे तो केवल कैमरामैन होंगे, मेरे ख्याल से 5,000 लोग शायद वहां अगर इकट्ठे होंगे, उसमें 3-3,500 तो पुलिस वाले होंगे, 1,000-1,500 उसमें कैमरामैन और इनके अपने गोपनीय सूत्र होंगे, और एक मोदी जी होंगे, और बाकी जिनको अनुमति देंगे वो होंगे। बाकी कोई वहां आप कैमरा किसी तरफ घूमते नहीं देखेंगे, कैमरा एक तरफ फोकस रहेगा। जी सर, में एक जो शंकराचार्यों का आपने जिक्र किया था, एक और व्यक्ति का मैं जिक्र कर लूं शंकराचार्यों के साथ, उस पर आपकी टिप्पणी दूंगा। एक जब मूवमेंट चलाया जा रहा था यूपीए की सरकार में, उस समय एक बाबा रामदेव जी बहुत सामने आते थे और बार बार कहते थे कि काला धन वापस आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, उतना पैसा आ जाएगा, सबको मिल जाएगा, दुनियादारी। बीच में एक लंबे समय तक गायब थे, कहीं कहीं समय समय पर निकल करके धीरे से आ जाते हैं, फिर आ गए हैं जब शंकराचार्यों का मुद्दा चल रहा है। उन्होंने कहा है कि भाई जो शंकराचार्य हैं वो चारों शंकराचार्यों ने किसी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में न जाने की बात, ये सब जो है वो झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ कहा जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ शंकराचार्य जो है वो अयोध्या जाएंगे। तो क्या अब ये जो लीपापोती है उससे लोग जुड़ पाएंगे, लोग अब भरोसा कर पाएंगे कि नहीं नहीं जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, खास करके जब शंकराचार्यों की बात सामने आ चुकी है आज की तारीख में, और धर्म का मामला कितना सेंसिटिव है ये हम सब लगातार देखते आ रहे हैं। देखिए ये तो 22 तारीख को पता चल जाएगा कि चारों शंकराचार्य जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैं एक सनातनी हूं, शंकराचार्यों के प्रति मेरी श्रद्धा है, भगवान श्री राम के बारे में और अपने परमेश्वर के बारे में जो मेरे को ज्ञान मिला है वो शास्त्रों वेदों के बारे में, मुझे डायरेक्ट ज्ञान तो नहीं है, शंकराचार्यों के माध्यम से मिला है। तो शंकराचार्य जाएंगे कि नहीं जाएंगे 24 तारीख को पता चल जाएगा, 22 तारीख को पता चल जाएगा। अभी तो इन्होंने गेन टाइम किया है, हो सकता है डराएं, किसी को धमकाएं कि तुम्हारा ये फाइल खुलवा देंगे, ईडी आ जाएगी। हो सकता है चारों शंकराचार्यों का ईडी पहुंच जाए, हो सकता है 4 नए शंकराचार्य अपॉइंट कर दिए जाएं, मोदी जी खुद ही शंकराचार्य अपने को घोषित कर दें, चारों पीठों के, हो सकता है। और फिर कहें देखिए मैं शंकराचार्य बन गया, प्रधानमंत्री भी हूं, मैं प्रधान सेवक भी हूं, मैं शंकराचार्य भी हूं। अब जब शंकराचार्य मैं हूं और मैं जा रहा हूं तो क्या परेशानी है। जो शंकराचार्य थे वो आज ही के ऑर्डर से, राष्ट्रपति महोदय के आदेश से उनकी, जबकि सनातन परंपरा के अनुसार जो उनका अपॉइंटमेंट होता है वो गुरुकुल पद्धति से होता है। और ये सारे जितने शंकराचार्य हैं ये तपस्वी लोग हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं। और चंपत राय जी से इनका एक बार शास्त्रार्थ करा दीजिए, देश की जनता देखे कि शंकराचार्य कहाँ है। 22 तारीख को पता चल जाएगा शंकराचार्य जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अरे रामानंद संप्रदाय के जो पीठाधीश्वर हैं उनको ही नहीं बुलाया गया है, जिनके लिए चंपत राय कह रहे हैं वैष्णवों और शैवों और सन्यासियों का मंदिर नहीं है, ये रामानंद संप्रदाय का है। रामानंद संप्रदाय के जो ट्रस्ट में बैठे हुए हैं ट्रस्टी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी परंपराओं के अनुसार पूजा हो ही नहीं रही है। ये चंपत राय जी कोई अपनी नई पता नहीं कौन सी परंपरा से वहां पूजा पद्धति ढूंढ ली है। जी जी, तो ये सवाल लगातार उठ रहा है कि शंकराचार्य ने भी इस पर सवाल किया है कि अगर रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है तो फिर चंपत राय वहां पर कर क्या रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं, नृपेंद्र मिश्रा जिनका नाम लेने से आज ब्यूरोक्रेसी सहित तमाम सियासी लोग डरते हैं, उनका शंकराचार्य ने सीधे सीधे नाम लिया कि भाई चंपत राय वहां क्या कर रहे हैं, नृपेंद्र मिश्र वहां क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके के सवाल निश्चित तौर पर बहुत अहम हो जाते हैं और काफी कुछ जनता भी शायद इसको समझती होगी। बहरहाल हमारी आज की इस खास बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।